हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें मैं आपको क्या है, मान लो वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, मान लो वो क्या होती है, उसके हमने क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियोस में। अब हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, तो सर वो क्या होता है उल्टा, चलो देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, पहले तो हमने सीधा वेलोसिटी की डेफिनेशन से क्वेश्चन किए थे। अब उल्टा करके मान लो वेलोसिटी की इंटीग्रेशन से हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फिर समझ आएगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कहते हो सर वेलोसिटी जो होती है वो ds अपॉन dt होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है सर, ds अपॉन क्या होता है, dt होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपने एक और बात मैंने आपको मतलब इंटीग्रेशन में पढ़ाई थी कि भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो मतलब क्या कि सर इंटीग्रेशन अगर मान लो करनी हो, मान लो वो एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। तो चलो देखते हैं, अगर v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है वेलोसिटी की डेफिनेशन, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, dt इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब v dt हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ds, तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया सर, v dt हो गया। अगर मैं इसको क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, तो सर इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, ds आएगा। तो यहाँ पे v इंटू क्या आ गया, dt। तो सर ds की इंटीग्रेशन हमें पता है कि भाई क्या होती है, s होती है, मतलब ds मतलब डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहाँ से निकल गई, तो सर इसकी तो हम मान लो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो वेलोसिटी का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t दिया होगा। तो देखो ध्यान से, आपने क्या किया, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको क्या मिला, वेलोसिटी मिला। तो सर मुझे पता है कि भाई इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। जब आपने वेलोसिटी निकालनी थी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया, ये क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं। अब हम उल्टा करेंगे, सर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, जब हमें क्या दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, तो हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखो ध्यान से, मान लो वेलोसिटी जो होता है, मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उल्टा देखो ये अगर देखे ध्यान से, तो ये रिवर्स प्रोसेस ही तो हुआ। मान लो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई ये फॉर्मूला अब हमने यूज करना है, जिसमें मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे जब आपको क्या दिया होगा, वेलोसिटी दिया होगा। पहले ये कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद सर इसमें ये हो सकता है, तो इसमें भी तो हो सकता है। मुझे पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डेफिनेशन पता है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मतलब पता है मुझे पता है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, मान लो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, दिस। तो देखो ध्यान से कैसे, मान लो ये इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो सर इधर dv हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv adt हो गया। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पे, तो सर इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, dv, तो यहाँ पे क्या आ गया, a इंटू क्या आ गया, dt आ गया। तो सर dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v होती है, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, a इंटू क्या होता है, dt होता है। ठीक है, तो अब बात मेरे को क्लियर हुई सर कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा क्या होता है, प्रोसेस होता है। देखो डिफरेंशिएशन इसकी करोगे तो ये मिलेगा, इंटीग्रेशन इसकी करोगे तो ये मिलेगा, तो इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस हुआ। डिफरेंशिएशन इसकी करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, अगर मान लो इंटीग्रेशन मान लो एक्सेलरेशन की करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सर अब इनडायरेक्टली मेरे को क्लियर हुआ कि अब उल्टा मतलब प्रोसेस करना है। पहले हमने डिफरेंशिएशन से मान लो चीजें निकाली थी, अब हम इंटीग्रेशन से उसकी उल्टी चीजें क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट या जेईई वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाना। ठीक है, मान लो इंटीग्रेशन आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो कृपया मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको क्या समझाया है, इंटीग्रेशन समझाया है, उसके फॉर्मूले अच्छी तरह समझाए हैं कि भाई कैसे कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है वो समझाया। ठीक है, तो वो ऊपर मान लो यूट्यूब पर सर्च करो पीसीएम वॉरियर, ठीक है, बाय मान लो इंटीग्रेशन बाय पीसीएम वॉरियर, या इंटीग्रेशन पीसीएम वॉरियर, या इंटीग्रेशन
बाय वरुण क्या होगा, महाजन होगा। ठीक है, तो चलो मान लो शुरू करते हैं। तो लिखो पहला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। ए पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो एक्सेलरेशन आपको दे दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ it moves with initial velocity 5 meter per second, then find final velocity। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है। कहता है पार्टिकल मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है इफ इट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड इट्स फाइनल क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो सर इनडायरेक्टली मेरे को क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है, पहले तो देख लेते हैं कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से ये तो समझ आ रहा है। तो सर मेरे को पता है इंटीग्रेशन अगर किसकी करेंगे, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो लिख दो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, a इंटू क्या होता है, dt होता है। तो ये तो हमें पता ही है, a की वैल्यू कितनी दी है सर 2, ये तो यूनिट है, तो 2 इंटू क्या हो गया, dt हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, आपने बताया था इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल की होती है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो यहाँ dt आ गया। तो dt की इंटीग्रेशन क्या होती है सर, t क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन होती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। आपने एक और बात बताई थी कि जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। ठीक है, तो क्यों लगता है ये मैंने आपको समझा रखा है सब कुछ इंटीग्रेशन में। तो सर कांस्टेंट लगता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, v इज इक्वल टू 2t प्लस क्या आया, c आया। इसे क्या कहते हैं, c को कांस्टेंट ऑफ क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं, तो जब भी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो, जैसे ये आपको क्या दी है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके लिए दी होती है, c के लिए। मतलब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या दी होती है, क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है सर, देखते हैं कि भाई कैसे c की वैल्यू निकलेगी। उसने कहा इफ इट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, या इनिशियल वेलोसिटी को v क्या देते हैं, वो 5 मीटर पर सेकंड दी है। तो सर इनिशियल का मतलब होता है कि जब भी हम इनिशियल की बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, जब हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मोशन को जब अब ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर टाइम हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ये तो हमें पता ही होगा कि जब भी कभी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। उस वक्त हम टाइम को क्या रखते हैं, मैक्सिमम 0 क्या रखते हैं, टाइम रखते हैं। ठीक है, तो सर 0 हो गया, ये हो गया, तो ये इसमें भरो, वेलोसिटी की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 0 प्लस c हो गया। तो सर 0 2 इंटू 0 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसको इसमें रखो तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, 2t प्लस कितना हो गया, 5। ये आपकी क्या निकली, वेलोसिटी की वैल्यू निकली। ये एक्सेलरेशन से हमने वेलोसिटी क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब बात मेरे को क्लियर हुई सर कि मतलब उल्टा भी किया जा सकता है जब हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये याद रखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आपने किया ही होगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। चलो आपने कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो साथ साथ में करते जाना है ना, वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करना। जब आप खुद करोगे फिर आपको बातें क्या आएंगी, समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो लिखो सेकंड क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज। ठीक है, वेलोसिटी आपको दी है 2t प्लस क्या दी है 5 दी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इफ इट्स पोजीशन is find the position of particle if its position is x is equal to 7 meter at t is equal to 1 second। ठीक है, तो मान लो फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी कह सकता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट
ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट पूछे या पोजीशन पूछे, हमने दोनों में क्या करना होता है, एस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो दोनों बातें सेम ही है, ये भी मैंने आपको समझाया है। मान लो यहाँ पर पोजीशन ना लिखो, डिस्प्लेसमेंट लिख लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट की ये क्या होगी, वैल्यू होगी। क्योंकि हम कई बार एक्स की टर्म में लिखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन, कई बार एस की टर्म में लिखते हैं, ये दोनों बातें क्या होती हैं, सेम ही होती हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सर लिख लेते हैं। देखो अब एक्स की टर्म में दी है तो इसको मतलब वेलोसिटी की डेफिनेशन को एक्स की टर्म में लिखेंगे, तो या फिर यहाँ पे एस लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो सर वेलोसिटी को मान लो मैंने आपको समझाया था, वेलोसिटी को ds अपॉन dt भी कहते हैं या dx अपॉन dt भी कहते हैं। तो ये पोजीशन की टर्म्स में है, ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो सर मेरे को पता है अब x की टर्म में पूछ रहा है तो फिर इधर क्या आ जाएगा ना, x आ जाएगा। तो x क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। दोनों चीजें लिख सकते हैं, तो इसका मतलब x वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है आपको, सर ये दी है। तो इसका मतलब पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या पूछ रहा है, पार्टिकल पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी x या पोजीशन का मतलब भी क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो सर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस क्या हो गया, सॉरी 2 कितनी दी है वेलोसिटी, 2t प्लस कितनी दे दी है 5 इंटू क्या आ गया, dt आ गया। तो सर इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो मेरे को पता है सेपरेट कर सकते हैं हम इसको, 2t dt हो गया प्लस 5 इंटू क्या हो गया dt। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे सर, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, 2 रेस्ट मतलब x रेस्ट पावर n वाला फॉर्मूला ना, n प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया इसका भी 5 इंटू क्या होगा सर t आ जाएगा ना, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया तो dt की इंटीग्रेशन t हो गई, तो ये हो गया। तो प्लस क्या होगा सर, इसके साथ c होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकली सर, t स्क्वायर 5t प्लस कितना आ गया, c आ गया। ये आपका फर्स्ट मान लो एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद मैंने बताया कि भाई आपने पोजीशन तो फाइंड करनी है, बट उसके साथ आपको कुछ कंडीशन दी होती है, वो किसको फाइंड करने के लिए, c को फाइंड करने के लिए। तो पुट करो, मान लो दिस वैल्यू पुट करो इसमें, तो सर x कितना है 7 मीटर, जब t क्या होगा 1 सेकंड, तो 1 हो गया प्लस 5 इंटू क्या हो गया 1 प्लस 2 हो गया, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो गया 5 से, तो 6 हो गया सर, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो सर पोजीशन लिखे, तो ये देखो पोजीशन इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 5t प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपकी पोजीशन की क्या बनी, वैल्यू बनी। ठीक है, तो इसे लिख लो, ये आपकी क्या है 6 आया, नहीं सर c तो 1 आया, आप 6 लिख रहे हो। ठीक है, c की वैल्यू क्या आई 1, ये आपकी पोजीशन की वैल्यू बनी, एट टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, t होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो सर आपको समझ आ गया होगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। इसे मान लो जब हम लिमिट्स नहीं लिखते उसको हम इनडेफिनेट क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पर देखो c आ रहा है, बट डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं आता। मतलब क्यों नहीं आता, अब वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको क्या दिया होगा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की मान लो वैल्यूज दी होंगी। लिखो जल्दी जल्दी। मान लो थर्ड क्वेश्चन, वेलोसिटी दी है आपको, मान लो 2t प्लस 3t स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट मूव्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो चलो देखते हैं सर कि भाई क्या दिया है। मेरे को पता है सर डिस्प्लेसमेंट मतलब s वो किसके बराबर होता है, v इंटू क्या होता है, dt के बराबर होता है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा सर, v की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है 2t प्लस 3t स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dt आ गया। अब ध्यान से देखो कि भाई कैसे। ठीक है, उसने कहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट मूव्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सर आपने इंटीग्रेशन में समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। मतलब अब कहां से कहां तक जोड़ना है, पहले तो हमें दिया नहीं था किसी क्वेश्चन में कि कहां से कहां तक जोड़ना है। अब वो बोल रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करो, कहां से 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई उन सभी की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है सर, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच जितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो निकालनी है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं सर, इसकी लिमिट लेके। मुझे पता है सर जब जोड़ना होता है नीचे हम जहां से
स्टार्ट करते हैं वो वाली लिमिट, जहां पर खत्म करते हैं वो वाली लिमिट क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमें पता है कि भाई 2 सेकंड से जोड़ना है, तो यहाँ पे 2 लिमिट आ गई, और 3 सेकंड तक जोड़ना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ गई। इनके बीच जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सर। मान लो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कर ही सकते हो, आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, मैं तो सीधा आपको लिख के बता रहा हूं, डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। मान लो चलो मैं सीधा ही सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2t² अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन करोगे 2t² प्लस 2 हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करोगे x⁻n वाला फॉर्मूला, इसकी करोगे 3t³ अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सर आपने बताया कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो जब इंटीग्रेशन हो जाए तो लिमिट को क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब वैल्यूज भरते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू क्या बना, t² प्लस क्या बना, t³ प्लस क्या बन गया, 6। तो सर मेरे को पता है कि भाई बाद में क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट भरनी होती है, फिर माइनस लोअर क्या भरनी होती है, लिमिट। तो भर के देखो, देखो कांस्टेंट आ रहा है। अब कांस्टेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, वहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। यही मैं आपको बता रहा था। चलो करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जैसे मान लो पहले अपर लिमिट भरी, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, तो सी की तो वैल्यू कोई नहीं दी सर, माइनस ये अपर लिमिट हो गई, माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट भरो, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, माइनस नहीं सॉरी प्लस क्या हो गया सर, सी हो गया। ठीक है, तो सर ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई होगी किसके किसके बीच, 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो s इज इक्वल टू 3 3 9 हो गया, है ना, 9 प्लस 27 प्लस क्या हो गया 6। तो सर मेरे को पता माइनस जब खुलेगा साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इस पर -4 आएगा, -8 आ जाएगा, -c आएगा। तो देखो c के साथ c क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को एक बात क्लियर हुई कि जब भी कभी मेरे को डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो, मतलब लिमिट्स की वैल्यू भी दी हो, तब कांस्टेंट की वैल्यू निकालना नहीं पड़ता, कांस्टेंट सीधा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं लिखते, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डाटा किया है, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसको ऐड ही तो करना है, कितना हो गया, 36 हो गया। 36 में से 12 जाएंगे सर 24, तो 24 डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो 24 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी कि भाई जब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच 24 मीटर की क्या हुई होगी, डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई क्या आप कह रहे थे। ठीक है, तो चलो ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, ठीक है, आप खुद करना, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन खुद करने की क्या करना, कोशिश करना। ठीक है, तो चलो लिखो क्वेश्चन। आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी है 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेयर t आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, ये तो आपको पता ही है सारा कुछ, है ना। t आपको क्या दिया है, टाइम दिया है, एक का मतलब एक्सेलेरेशन होता है। तो लिखो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, पार्टिकल एट, of particle at t is equal to 3 second if its initial velocity is 0। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की मतलब ट्राई करो, फिर अब मैं करके बताता हूँ। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, अब हमको क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो सर एक्सेलरेशन से तो वेलोसिटी निकाली जा सकती है, तो सिंपल सी कहा था कि अगर वेलोसिटी निकल गई तो वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट भी तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस बार 2 बार इंटीग्रेशन क्या करनी पड़ेगी, सोल्व करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं सर, देखते हैं कि भाई सर हमें पता है वेलोसिटी जो होता है वो a × dt होता है। तो वेलोसिटी क्या वैल्यू दी है सर, a की मान लो 2t इंटू क्या दिया है, dt। तो सर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे को पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 2t², है ना, x⁻n मतलब x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपकी क्या होगी सर, इसकी इंटीग्रेशन, है ना, ये आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन का। 2 पहले कॉमन निकलता है, फिर x⁻n, तो x⁻n मतलब 1 + 1 2 हो गया, अपॉन 1 + 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। 2 से 2 गया सर, v = t² प्लस क्या हो गया, c। तो सर ये तो इन्फॉर्मेशन आपने कहा कि भाई इसके लिए हमें
हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है तो पढ़ो। कहता फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है जब टाइम क्या होगा 3 सेकंड। अभी तो सर वेलोसिटी निकली है तो वेलोसिटी को कोई इंफॉर्मेशन है, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज क्या होगा 0 होगा। तो सर इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 या फिर v, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 0, तो मेरे को पता है कि भाई इनिशियल का मतलब टाइम हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं, तो सर टाइम 0 हो गया, यहाँ पर भरेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू भी 0, टाइम की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस a, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो सिंपल सी बात है सर कांस्टेंट 0 ही दी है तो इसका मतलब वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, ये आपकी क्या है वेलोसिटी। तो सर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछा है, तो चलो अब डिस्प्लेसमेंट की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे तो सर मेरे को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू dt होता है, तो डिस्प्लेसमेंट सर यहाँ पे क्या आ गया t स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dt आ गया। तो सिंपल सी बात है सर s इज इक्वल टू क्या हो गया, मान लो यहाँ पर कितना आ गया, मान लो t क्यूब, चलो सॉल्व कर देते हैं ना, ax रेज़्ड पर n t क्यूब अपॉन 3 हो गया, तो प्लस क्या आएगा सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपका क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गई एट टाइम t। अब देखो कि भाई कहां पर पूछ रहा है, कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट, मान लो क्या है इन एट नहीं होगा, इन 3 क्या होगा सेकंड होगा, मान लो 3 सेकंड में उसकी क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या निकालनी है, पार्टिकल निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि जब इन लिखा है तो इसका मतलब 0 से लेके 3 सेकंड तक हमने क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो 0 से लेके 3 सेकंड तक निकालनी है, तो फिर लिमिट होगी 0 से 3 है ना, इन 3 सेकंड लिखा है तो इसका मतलब 0 से लेके 3 तक आपकी क्या होगी लिमिट होगी, क्योंकि c के लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं दी, अगर नहीं दी तो फिर इसका मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। आपने कहां से, उसने पूछा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 क्या होगा सेकंड होगा, इन 3 सेकंड मतलब 0 से लेके 3 सेकंड तक जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुई है उसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी हो गई 0 से 3 हो गई। ठीक है, तो 0 से 3 हो गई, 0 से 3 हो गई, तो फाइंड कर देते हैं। तो सब करेंगे तो मेरे को पता है कि भाई c तो वैसे 0 ही हो जा सकता है, तो चलो करके बता देते हैं फिर से। 3 की क्यूब हो गया 3 हो गया, इनिशियल लिमिट सबसे पहले फाइनल लिमिट माइनस क्या होगा इनिशियल, 0 की क्यूब अपॉन 0 3 हो गया, तो प्लस कितना हो गया c हो गया। ठीक है, तो सर s इज इक्वल टू कितना हो गया 27, 27/3 कितना हो गया 9, प्लस कितना हो गया c, माइनस 0 अपॉन समथिंग क्या होता है सर 0 ही होता है, तो माइनस क्या हो गया c, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई 9 मीटर क्या आई आपकी वैल्यू आई। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ऐसे दिया हो, कई बार ऐसे भी दिया हो सकता है जिसमें आपको मान लो सीधा टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड दे दिया है, इसका मतलब इन 3 सेकंड में हमने क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो इन 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड के लिए निकालनी है, तो टाइम सर हमारा पता है हम कहां से स्टार्ट करते हैं 0, इसका मतलब 0 से लेके 3 तक क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो वो तो यहां से भी क्लियर हो रहा है। देखो टाइम 0 है इनिशियली, तो फिर फाइनली कहां तक निकालनी है 3 सेकंड तक निकालनी है, तो इसका मतलब ये आपको लिमिट दे दी, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई, अब डबल क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो जनरल क्वेश्चन होंगे उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखो जल्दी जल्दी। मान लो आपको क्या दी है, एक्सेलरेशन दी है 3t स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2t प्लस कितना हो गया 2, if the particle start with a velocity of u is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, then find its velocity, ठीक है, at the end of 2 क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, तो बस सेकंड मतलब ये आपका क्या है क्वेश्चन है, इसे क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर पढ़ते हैं क्या लिखा है, कहता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हमें दिया है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ u, मतलब u की वैल्यू दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है ये एट टाइम इज इक्वल टू 0, दे तो सीधा दे दिया है, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ क्या होगा 2 सेकंड होगा, तो इसका मतलब लास्ट वाली वेलोसिटी पता करनी है कहां पर 2 सेकंड पर। तो सर वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दी है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी क्या होती है a इंटू क्या होता है dt, तो इसका मतलब वेलोसिटी, तो सर a क्या दिया आपको 3t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2t प्लस 2, इसके साथ क्या आ गया dt, तो सर इंटीग्रेशन मेरे को पता है पहले
इसको सेपरेट करते हैं, 3t² साथ में dt आ गया प्लस 2t साथ में क्या आ गया dt आ गया प्लस 2 इसके साथ क्या आ गया dt। इन सभी को सॉल्व कर दो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सर इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, तो इसका भी आएगा, 3 कांस्टेंट आएंगे। एक्चुअल में कांस्टेंट तो 3 आएंगे बट ऐड हो गए कांस्टेंट तो एक ही बनेगा। इसीलिए जब आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट हो हम एक ही कांस्टेंट क्या करते हैं लिखते हैं। अगर इसके इंटीग्रेशन करोगे इसका भी c, इसका भी c, इसका भी c, जब तीनों c को ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही तो बनेगा कुछ ना कुछ। इसीलिए हम मान लो इंटीग्रल में इंटीग्रेशन में एक ही कांस्टेंट लिखते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है इन सभी का क्या होता है सम अप क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सर लिख लेते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन फिर से x रेज़ टू पावर n, इसका भी इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n बना, इसकी इंटीग्रेशन आई सर 2t प्लस क्या आ गया आपका c आ गया। तो सर कैंसिल कर लेते हैं, देखो ये इससे कैंसिल, ये इसके कैंसिल, तो सर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी बन गई, यहां से बनी t³ प्लस कितना हो गया t² प्लस कितना आ गया 2t प्लस c आ गया। तो c के लिए सर कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो देखो ये इंफॉर्मेशन दी है कि भाई स्टार्टिंग वेलोसिटी ये है, टाइम क्या है 0 है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कितनी होगी 2 टाइम 0, 0 की क्यूब 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस c हो गया। तो सर c की वैल्यू ये सभी 0 ही हो गए, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे भरो सर वेलोसिटी कितनी हो गई t³ t² हो गया 2t प्लस कितना आ गया 2, तो ये तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई एट टाइम इज इक्वल टू t। तो सर उसने t की वैल्यू कितनी दे दी है, उसने कहा है कि भाई कहां पर वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर क्या निकालनी है वेलोसिटी, तो ये किस सेकंड पर है t सेकंड पर। अब उसने पूछा 2 सेकंड पर, तो t की जगह पर क्या भर दो 2 भर दो, तो t की जगह पर 2 भरते हैं। तो सर यहाँ पे क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 हो गया प्लस 2 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया सर 8 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया तो 2 हो गया, 8 4 12 4 16, 16 से 18, तो 18 मीटर पर सेकंड आपकी क्या निकल गई वेलोसिटी निकल गई। इसका मतलब 2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी क्या होगी आपकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो सर ये भी क्वेश्चन मेरे को क्लियर हो गया कि कैसे इस क्वेश्चन को क्या करना था सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लो थोड़ा क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, चलो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जैसे आपको जेईई वगैरह में या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी पूछे जाते हैं जो मैंने पहले करवाए, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा क्या हो कॉम्प्लेक्सिटी हो। ठीक है, तो कैसा होगा अब तो हम कर ही लेंगे सर, अब हमें कॉन्सेप्ट आ गया है, अब कोई भी क्वेश्चन डालो हम उसको क्या कर देंगे निपटा देंगे, इजीली निपटा देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई निपटाते हो या नहीं निपटाते। चलो 6th क्वेश्चन लिखो ए पार्टिकल इज लोकेटेड एट x is equal to 0 at t is equal to 0 start moving with velocity given as v is equal to सर क्या दिया आपको v is equal to दिया अल्फा इंटू क्या दिया डेल्टा x, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा द पार्टिकल, हाउ फाइंड नहीं हाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। देखो मान लो कि क्या सर ए पार्टिकल इज लोकेटेड एट x is equal to 0 at t is equal to 0 start moving with velocity is given as, तो सर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सर टाइम की टर्म में नहीं दिया, तो हम तो इंटीग्रेशन टाइम की टर्म में करते हैं, तो यहाँ पर वो उसने x की टर्म्स में आपको क्या दी है वैल्यू दी है। तो जब x की टर्म्स में दी है तो सर इंटीग्रेशन में x वाले तो एक साइड में होते हैं, तो जो मान लो क्या होते हैं dt वाले होते हैं उसे एक साइड में क्या करना होता है क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट क्या है, पहले तो आपको वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया होता था, सभी टाइम का फंक्शन दिया होता था या कांस्टेंट दी होती थी, तो सर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसको इंटीग्रेशन कर लेते थे। अब हमें मान लो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया है x दी है, तो पहले तो x वाले एक साइड पर करेंगे, टाइम वाले क्या करेंगे एक साइड पर। तो सर क्या बोल रहे हो, अब देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो मान लो इसको मेरे को पता है वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt लिख सकते हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो इसका
मतलब आपको यही तो वैल्यू दी है, dx/dt की वैल्यू कितनी दे दी है, ये दे दी है। अब ये याद रखना है कि जब भी आपको टाइम के टर्म में क्वेश्चन दिया होगा फिर तो आप सीधा लिख लोगे x मान लो इंटीग्रेशन ऑफ v into dt, क्योंकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया है, मान लो x दिया है, पोजीशन के टर्म में दिया है, तो पहले यहां पर ही इसकी डेफिनेशन को करना है, लिखना है, क्योंकि हमें पता है ये x है तो इधर भी x है, तो x वाले सेपरेट करेंगे, टाइम वाले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी आपको क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, पहले देखना है कि भाई जो मान लो आपको फंक्शन दिया है वो टाइम का ही दिया है या फिर क्या दिया है, मान लो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का दिया है। अगर पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का दिया है तो पहले पोजीशन वाले अलग कर लेने हैं, x वाले अलग और दूसरे वाले अलग कर लेने हैं। मतलब डेफिनेशन से क्या करना है, शुरू करना है क्वेश्चन करना। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है फिर तो सीधा आप क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब देखते हैं सर x इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, x वाला x के नीचे अल्फा इंटू क्या हो गया dt। अल्फा लिख लो, अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब टाइम और डिस्प्लेसमेंट का क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू नहीं निकालनी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताना है। तो सर निकाल सकते हैं, हमें पता है कि अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि x वाले अलग हो गए, ये वाले अलग हो गए, तो करते हैं। तो सर इसकी इंटीग्रेशन कर तो सकते हैं, तो मेरे को पता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर क्या होगी 1/2, ऊपर जाके -1/2 होगी तो dx हो गई, इधर क्या आ गया अल्फा इंटू dt। तो सर x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला -1/2 + 1 -1/2 + 1, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो सर इधर क्या आ गया, अल्फा आ गया, तो अल्फा इंटू क्या आ गया सर आपका t आ गया, तो अल्फा इंटू क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, तो कांस्टेंट सर किधर लिखें, मान लो कांस्टेंट एक ही लिखना होता है, क्योंकि मेरे को पता है अगर इसका है ना, आपके दिमाग में आएगा इसका भी कांस्टेंट लिखेंगे, इसका भी कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट आपस में माइनस भी तो होंगे, तो माइनस होंगे, तो कांस्टेंट हमेशा क्या लिखना होता है, एक ही लिखना होता है। तो कौन सा लिखें सर, इधर लिखें या इधर लिखें, अब वो कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखो, हमने क्या निकालना है, x निकालना है, तो फिर कांस्टेंट इधर लिखते हैं, तो प्लस क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू किसकी टर्म्स में आएगी, मान लो कोई फंक्शन, प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट की टर्म में। अगर इधर भी लिखते इधर भी लिखते तो ये वाला कांस्टेंट इधर आके माइनस होता, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस होता, तो आंसर क्या आना था सर, कांस्टेंट ही आना था। तो इसीलिए हम एक ही कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट हमें पता ही नहीं, इसीलिए हम उसको क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर देखो माइनस आधा और एक आधा रह गया, तो यहाँ पर माइनस आधा और एक में से आधा जाएगा, तो सर आधा ही रह गया, तो इसका मतलब अल्फा टी प्लस क्या हो गया सी, तो सर उल्टेगा, इसका मतलब 2x रेज़ टू पावर कितना आ गया, ये आ गया, अल्फा टी प्लस कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो सर ये तो आपका आ गया x की वैल्यू, तो सर अब c की वैल्यू भी तो निकालनी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन में कुछ दिया है c के लिए, पढ़ के देखो, देखो दिया है, मतलब x जब 0 होगा टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो सर करो x की वैल्यू 0, तो 0 की रेज़ टू पावर 1, तो टाइम भी क्या होगा सर 0 होगा, प्लस क्या हो गया c, तो सर 0 इंटू है ना, किसी की पावर 0 की पावर आधा भी करेंगे तब भी 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पर भी 0 c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो सर c 0 आ गया, तो इस वैल्यू में हम क्या भरते हैं, c भरते हैं। तो जब इसमें हम c भरेंगे तो x रेज़ टू पावर कितना हो गया 1/2, इसका मतलब है ना 2 तो ऊपर ही चला गया, आपको पता ही है, ये वाले फंक्शन में c भरते हैं, मान लो 2 इंटू x रेज़ टू पावर 2, तो अल्फा नाल साथ में क्या आ गया t, प्लस क्या आएगा 0, तो सर 0 तो 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा t आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखो उसने पूछा है कि भाई बताओ कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो सर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट को अलग ही करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। हमें डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन पूछ रहा है किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तो x होता है, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1/2, तो पहले तो x निकालें, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट, इसे क्या कहते हैं, अंडर रूट ही कहते हैं ना, 1/2 इंटू क्या होगा 2, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया 4, तो ये वाला 2 कैंसिल, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू किसके बराबर आया, अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन क्या आया 4। तो सर मेरे को पूछा कि भाई बताओ x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन है, अल्फा कांस्टेंट है सर, 4 भी कांस्टेंट है,
तो सिंपल सी बात है जो x होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, t स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब x कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, सर टाइम के स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टाइम का स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे x की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अब याद रखना है कि जब भी आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन यहां पर अगर टाइम की टर्म्स में वैल्यू नहीं दी तो पहले इसको वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। अगर टाइम की टर्म में दी है तो फिर तो सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो या फिर ऐसे सोच सकते हो कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है हमेशा डेफिनेशन से क्या करना है, सॉल्व करना है। डेफिनेशन पहले लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बात तो आपको क्लियर हो रही होगी कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलो सर ये क्लियर हो ही गया। तो चलो अगला क्वेश्चन एक और ऐसा करवा दो जिसमें ऐसा ही कुछ हो जिसमें वेरिएबल सेपरेट करने की क्या पड़े, जरूरत पड़े। इसमें मतलब dt की टर्म में आपको क्या है, इंटीग्रेशन ना दी हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी मान लो जनरल क्वेश्चन है, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। द रिटार्डेशन experienced by engine of moving car is k is equal to minus k v cube, where k is क्या होगा, कांस्टेंट होगा। if v naught is the magnitude of velocity when engine is switched off, find the velocity of a car at time t after engine is switched off। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो चलो ऑप्शन लिख लेते हैं कि भाई फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि भाई कहां तक हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। v नॉट हो गया √2 v नॉट स्क्वायर kt प्लस क्या आया आपका 1 आ गया। तो सर बी ऑप्शन है। v इज इक्वल टू क्या है, मान लो 2 v नॉट है अपॉन 2 मान लो v नॉट स्क्वायर kt माइनस 1 हो गया। तो तीसरी ऑप्शन है, मान लो v इज इक्वल टू क्या है आपका 4 v नॉट अपॉन कितना है सर, मान लो v नॉट स्क्वायर kt प्लस क्या है 1। तो डी ऑप्शन आपकी क्या है, v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन मान लो v नॉट 2 v नॉट स्क्वायर kt माइनस क्या है 1। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सर पढ़ते हैं, आसानी क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको क्या बोल रहे हैं, द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय इंजन ऑफ मूविंग कार इज क्या होगा, दिस होगा। ठीक है, तो सर अभी आपने बताया कि जब भी आपको टाइम का फंक्शन दिया हो, कोई भी है ना, एक्सेलरेशन जैसे टाइम का फंक्शन दिया होता, फिर तो हम सीधा वेलोसिटी की वैल्यू मान लो डायरेक्टली लिखते v इंटीग्रेशन ऑफ a dt लिख सकते थे। अगर मान लो यहाँ पर फंक्शन कुछ और दिया है तो पहले तो वेरिएबल क्या करने पड़ेंगे, सेपरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखते हैं dv अपॉन dt होता है, तो माइनस k इंटू क्या हो गया v क्यूब। तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी का फंक्शन है। तो वेलोसिटी का फंक्शन ये है, तो फिर इसको इधर ले आते हैं। तो इसका मतलब सर इसको क्या लिख सकते हैं, v क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस k dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर v वाला v के नीचे आ गया, dt वाला एक साइड में हो गया। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ क्या होगा आपका साइड होगा। ठीक है, तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो dv अपॉन क्या हो गया v क्यूब माइनस k dt, तो इसकी क्या हो गई, इंटीग्रेशन हो गई। तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर अगर v क्यूब की इंटीग्रेशन करनी है तो पहले v क्यूब को ऊपर ले आते हैं, -3 हो जाएगा। तो सर माइनस k तो कांस्टेंट है, वो बताया उसने, देखो वेयर k इज कांस्टेंट। तो सर dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t प्लस क्या होगा आपका c होगा। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब v की इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, तो v की इंटीग्रेशन क्या होगी, -3 + 1। अब इधर कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, एक्चुअल में एक ही कांस्टेंट आएगा। तो जिसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है उस तरफ हम कांस्टेंट नहीं लिखते, दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, kt प्लस क्या
हो गया c, तो v की पावर -2 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, क्या आ गया, -2 आ गया, तो माइनस के टी प्लस क्या आ गया, c आ गया। तो सर उसके बाद मेरे को पता है माइनस में पावर है, इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसका मतलब -2 या माइनस ऊपर लिख लेते हैं, तो नीचे क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस के टी प्लस क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो सर उसके बाद हमें पता है कि सी की वैल्यू निकालनी होती है, तो सी के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है, पढ़ के देखो, वेयर के इज क्या होगा, कांस्टेंट, इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन इंजन इज क्या होगा, स्विच्ड ऑफ। तो सर जब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी है आपको, वी नॉट दी है। तो सिंपल सी बात है, ये कंडीशन दी है ना आपको, टी इज इक्वल टू क्या दिया, 0, जब क्या होगा, मान लो v इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट, जब इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, v नॉट हो गई। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सर कैसे, मान लो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको फिर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ऑप्शन को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई कौन सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सर पढ़ते हैं, अगर भरें तो -2 v की जगह पर सर v नॉट भरना है, तो v नॉट स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस के टी, टी की जगह पर क्या भरना है सर, 0 भरना है, इंटू 0 प्लस 0 c हो गया। तो सर ये तो 0 हो गया ना, तो इज इक्वल टू क्या होगा, -2 v नॉट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो सर c की वैल्यू तो ये आ गई, तो इसको इसमें भर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो भर के देखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, -2 v स्क्वायर हो गया है ना, इसकी वैल्यू यही आ गई, v इक्वल टू क्या है, kt है ना, इक्वल टू माइनस क्या है, kt, तो c की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 v नॉट क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो सर देखते हैं आंसर, देखो ध्यान से, आंसर आपको क्या दिया है, v ऊपर दी है। ठीक है, तो ऊपर दी है, तो पहले तो v को ऊपर करना है, तो इसको भी सॉल्व करके बताया, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसका मतलब 2v स्क्वायर हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे सर, एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, 2v नॉट स्क्वायर आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई -2v नॉट स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, kt आ गया ना, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई एलसीएम लेके ये हो गया -1, ये आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो सिंपल सी बात है सर, ये बना। अब मेरे को पता है यहाँ पर माइनस, इधर माइनस भी कहीं नहीं है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस क्या बना सर, कॉमन निकालेंगे, तो माइनस बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह गया सर, मतलब 2v नॉट स्क्वायर kt प्लस क्या हो गया 1, साइन चेंज हो गए दोनों, अपॉन क्या हो गया 2v नॉट स्क्वायर, तो देखो माइनस से माइनस गया सर, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा है, ये बचा है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि सर सॉल्व करके क्या बनता है। तो जब देखेंगे इसको, मान लो देखो, अब आपको पता है कि भाई v की वैल्यू सभी में ऊपर है, तो सर v तो ऊपर चाहिए, ये नीचे है, तो उल्टा देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो सर रेसिप्रोकल करेंगे, तो मेरे को पता है कि भाई मैथ में अगर इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा ही करना पड़ेगा, तो v स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब v नॉट स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन गया 2v नॉट kt प्लस क्या बन गया 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, हमने v की वैल्यू पूछी है, तो ये तो v स्क्वायर की आई, तो उधर जाके अंडर रूट है ना, इधर स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट, तो v नॉट स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो v नॉट ही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या होगा v नॉट kt प्लस क्या होगा 1, ये आपकी क्या निकली, वैल्यू निकली। तो चेक करो कि भाई कौन सी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये आपका क्या था, ऑप्शन था। ठीक है, तो सर क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर था, इसकी स्क्वायर की, तो इसका मतलब इसका अंडर रूट किया, स्क्वायर खत्म हो गई, इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या लिख दिया, अंडर रूट लिख दिया। ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो चलो मान लो आपको समझ आया ही होगा कि भाई कैसे इन क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।